गर्मी इतनी थी कि कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा था और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। कुछ ही देर में लोग घरों से बाहर निकल आए। कहीं आंगन में चारपाई बिछी, कहीं छत पर बिस्तर डाले गए। बच्चे टूटते तारे देखने लगे, महिलाएं हाथ वाले पंखे झालने लगी और बूढ़े लोग पुराने किस्से सुनाने लगे। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे एक बेहद सुकून भरी गांव की कहानी, चारपाई वाले दिन। अगर आपको ऐसी मीठी और नींद लाने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए आप इस वक्त किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और अभी आपके घड़ी में कितने बजे हैं। अब रोशनी धीमी कर लीजिए और पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस गांव की ओर जहां गर्म रातों में पूरा आसमान ही लोगों का छत बन जाता है। मई की रात थी, मगर रात में भी दिन की आग बाकी थी। गांव धनपुरा की कच्ची गलियां दिन भर की धूप से अब तक तप रही थी। मिट्टी के घरों की दीवारों ने जैसे सूरज की गर्मी पीकर अपने भीतर जमा कर ली थी और अब वही गर्मी धीरे धीरे कमरों में छोड़ रही थी। हवा चलती भी तो ऐसी लगती जैसे किसी ने गर्म तवे के ऊपर से उसे धकेल दिया हो। हरि नारायण अपने छोटे कमरे में पुराने चारपाई पर बैठे गमछे से चेहरा पोंछ रहे थे। सामने रखा कूलर घर घराता हुआ चल रहा था, मगर उसकी हवा ठंडी नहीं थी। उसमें से आने वाली हवा में पानी की नमी तो थी, पर ठंडक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कूलर भी मई की गर्मी से हार गया हो। सावित्री रसोई से बाहर आई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन हाथ फिर भी काम में लगे थे। उन्होंने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और सबके सामने लोटा रख दिया। माधव, जरा देख तो कूलर में पानी है कि नहीं, उन्होंने कहा। माधव ने कूलर की टंकी में झांक कर देखा। पानी तो पूरा है अम्मा, पर हवा तो जैसे अंगारे फेंक रही है। लाली कमरे के कोनों में बैठी अपनी कापी से खुद को हवा कर रही थी। उसने बेचैनी से पूछा, बाबा आज बाहर सोएंगे क्या? हरि नारायण ने खिड़की से बाहर झांका। गली में कई घरों के दरवाजे खुले थे। लोग भीतर से बाहर झांक रहे थे, जैसे कोई ठंडी हवा खोज रहे हो। थोड़ी देर देख लेते हैं, उन्होंने कहा। अगर बिजली गई तो चारपाई बाहर ही बिछानी पड़ेगी। इतने में मंदिर की ओर से रात की घंटी की धीमी आवाज आई। वह आवाज गर्म हवा में तैरती हुई पूरे गांव में फैल गई। सामान्य दिनों में ये आवाज शांति देती थी, लेकिन आज उसके बाद भी बेचैनी कम नहीं हुई। फूलचंद काका दरवाजे पर आए। उनके हाथ में लालटेन थी और कंधे पर पसीने से भीगी गमछा। अरे हरि नारायण, उन्होंने हंसते हुए कहा, घर में बैठे रहोगे तो सुबह तक पक जाओगे। हरि नारायण मुस्कुराए। काका, बाहर भी कौन सी पहाड़ की हवा चल रही है? हवा ना सही, काका बोले, आसमान तो मिलेगा। चार दीवारों से तो अच्छा है। तभी अचानक कूलर की आवाज बंद हो गई। पंखा रुक गया। बल्ब 2 बार झपका और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लाली ने तुरंत कहा, बत्ती चली गई। बाहर से भी आवाज आने लगी, अरे फिर कट गई। इस गर्मी में भी चैन नहीं, बच्चों को बाहर ले जाओ। सावित्री ने बिना घबराए लालटेन जलाई। पीली लौ ने कमरे को हल्की रोशनी से भर दिया। उस रोशनी में सबके चेहरे पसीने से चमक रहे थे, मगर अब फैसला साफ था। माधव, हरि नारायण बोले, 2 चारपाई आंगन में निकाल दे, एक गली की तरफ डाल देंगे। माधव ने चारपाई उठाई। पुरानी लकड़ी और बुनी रस्सियों की
हल्की गंध उठी। सावित्री ने आंगन की मिट्टी पर थोड़ा पानी छिड़का। मिट्टी ने पानी तुरंत पी लिया और कुछ पल के लिए सौंधी खुशबू उठी। गर्म रात में वह खुशबू जैसे मन पर ठंडी पट्टी रख गई। गली में अब हर घर से लोग बाहर आने लगे थे। कोई चटाई बिछा रहा था, कोई घड़ा रख रहा था, कोई बच्चों को डांट रहा था कि मिट्टी में ना भागे। लालटेन की रोशनी अलग अलग आंगनों से निकलकर गली में मिल रही थी। चिरई दौड़ती हुई लाली के पास आई। दीदी, आज हम सच में बाहर सोएंगे? लाली ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, अगर नींद नहीं आई तो तारे भी देखेंगे, टूटता तारा भी। चिरई ने आंखें बड़ी कर ली। शायद, लाली बोली, पर उसके लिए जागना पड़ेगा। फूलचंद काका अपनी मोड़ी पर बैठ गए। बच्चों, गांव की गर्म रातें बुरी नहीं होती, बस पहले थोड़ा सताती है, फिर अपनी बातें खोलती है। दूर खेतों के तरफ से बैलगाड़ी की धीमी चरमराहट सुनाई दी। बैलों की घंटियां रात के सन्नाटे में साफ बज रही थी। कहीं सूखे फसलें हल्की हवा से सरसराई। मॉनसून अभी दूर था, मगर लोगों की आंखों में उसकी प्रतीक्षा साफ थी। सावित्री हाथ वाला पंखा लेकर हरिनारायण के पास बैठी। लीजिए, थोड़ा हवा कर दूं। हरिनारायण ने कहा, पहले खुद को हवा कर लो, दिन भर चूल्हे के पास रही हो। सावित्री हल्की सी मुस्कुराई। घर में सबके हिस्से की गर्मी मुझे ही तो झेलनी है। यह सुनकर माधव हंस पड़ा। शहर में बिजली जाती तो लोग अपने अपने कमरों में चिढ़ते रहते थे, लेकिन यहाँ बिजली जाते ही पूरा गांव एक साथ बाहर आ गया था। कोई अकेला नहीं था, सबकी परेशानी एक थी, इसीलिए सबकी रातें भी एक हो गई थी। लाली चारपाई पर लेटकर आसमान देखने लगी। बाबा, आसमान कितना बड़ा है? हरिनारायण ने धीरे से कहा। हाँ बेटी, जब आदमी घर से बाहर सोता है तब उसे पता चलता है कि उसके सिर पर सिर्फ छत नहीं, पूरा आसमान है। चिरई ने मासूमियत से पूछा, तो क्या आज आसमान हमारा घर है? फूलचंद काका बोले, हाँ रे, आज पूरी गली का घर यही आसमान है। रात अभी लंबी थी, बिजली कब आएगी किसी को नहीं पता था। हवा चलेगी या नहीं इसका भी भरोसा नहीं था, लेकिन चारपाई बिछ चुकी थी। लालटेन जल रही थी, हाथ के पंखे चल रहे थे और लोग धीरे धीरे गर्मी को साथ बैठाकर बांटने लगे थे। मई की जलती रात अब अकेली नहीं रही, वह पूरे गांव की रात बन चुकी थी। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी थी, लेकिन गर्मी वैसे ही अड़ी हुई थी। धनपुरा की सकरी गली अब किसी मेले जैसी लग रही थी। हर घर के बाहर चारपाई बिछ चुकी थी। कहीं बूढ़े लोग गमछा झाल रहे थे, कहीं बच्चे नंगे पांव धूल में भाग रहे थे, कहीं औरतें मिट्टी के घड़ों में फिर से पानी भर रही थी। बिजली गई घंटों हो चुके थे। गली के बीच रखी लालटेन की लौ हवा ना होने पर भी हल्की कांप रही थी। दूर किसी के घर से जलती लकड़ियों की महक आ रही थी। शायद कोई देर से रोटी सेक रहा था। मिट्टी, धुएं और पसीने की मिली जुली गंध उस रात को पूरी तरह गांव की रात बना रही थी। माधव छत से एक और चारपाई नीचे उतार रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। नीचे खड़ी सावित्री बोली, धीरे उतरो, रस्सी ढीली है। हाँ अम्मा, माधव ने जवाब दिया, बस यही आखिरी है। लाली और चिरई मिलकर बिस्तर झाड़ रही थी। हर झटके के साथ धूल उतरती और लालटेन की रोशनी में चमकती दिखाई देती। दीदी, चिरई बोली, गली में सोने में डर नहीं लगेगा?
लाली मुस्कुराई। इतने लोग हैं यहाँ, डर किस बात का? और अगर कुत्ता आ जाए तो फूलचंद काका उसे भी कहानी सुनाने बैठा देंगे। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। फूलचंद काका सच में पास ही बैठे थे। उन्होंने बात सुन ली। अरे, अब कुत्ते भी इस गर्मी में भौंकना छोड़ चुके हैं। गली में बैठे कई लोग हंस पड़े। हरिनारायण चारपाई पर बैठते हुए लंबी सांस ली। सच कहूं काका, ऐसी गर्मी बचपन में देखी थी आखिरी बार। फूलचंद काका ने सिर हिलाया। हाँ, जब तालाब आधा सूख गया था तब भी लोग ऐसे ही रात भर बाहर पड़े रहते थे। इतने में एक हल्की हवा का झोंका आया। हवा गर्म जरूर थी, लेकिन बंद कमरे से बेहतर लगी। गली में बैठे लोगों ने जैसे एक साथ राहत की सांस ली। सावित्री ने मिट्टी के घड़े से सबको पानी दिया। पानी ठंडा नहीं था, फिर भी गले से उतरते ही थोड़ा चैन देता था। दूर कहीं बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। उनकी आवाजें गर्म रातों की चुप्पी में साफ सुनाई दे रही थी। किसी घर की छत से रेडियो की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। पुराने गीत हवा में तैरता हुआ गली तक पहुंच रहा था। माधव ने आसमान की तरफ देखा। शहर में इतने तारे कभी नहीं दिखाई देते थे। यहाँ पूरा आसमान जैसे खुलकर चमक रहा था। अम्मा, उसने धीरे से कहा, शहर में लोग एसी वाली कमरों में सोते हैं, फिर भी इतने खुश नहीं दिखते। सावित्री मुस्कुराई, क्योंकि वहां लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। यहाँ गर्मी सबको बाहर निकाल लाती है। हरिनारायण ने बात आगे बढ़ाई। गांव की मुसीबत भी अकेली नहीं होती बेटा। यहाँ दुख भी मिल बांट कर आता है। गली के दूसरे छोर से किसी ने आवाज लगाई, अरे माधव, छत पर जगह है क्या? हाँ चाचा, माधव ने जवाब दिया। हवा थोड़ी ऊपर ज्यादा चल रही थी। कुछ लोग सच में अपनी चारपाई उठाकर छतों पर ले जाने लगे। लकड़ी की चारपाइयों की चरमराहट रातों में साफ सुनाई देती थी। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे, जैसे कोई खेल शुरू हो गया हो। लाली भी छत की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऊपर जाकर उसने पूरे गांव को देखा। हर छत पर लोग थे। कहीं औरतें बैठी बातें कर रही थी, कहीं बच्चे लेटे आसमान देख रहे थे, कहीं बूढ़े लोग चुपचाप दूर खेतों की तरफ ताक रहे थे। नीचे से चिराई चिल्लाई, दीदी, ऊपर तारे ज्यादा दिख रहे हैं क्या? हाँ, लाली ने ऊपर से जवाब दिया, बहुत सारे। चिरई तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत की गर्म मिट्टी अब थोड़ी ठंडी होने लगी थी। दूर खेतों के दिशा से सूखे फसलों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कहीं कहीं जुगनू चमकते दिखाई देते और फिर अंधेरे में खो जाते। माधव भी छत पर आ गया। उसने चारों तरफ देखा। पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। गर्मी अब भी थी, लेकिन लोगों ने उसके साथ जीना शुरू कर दिया था। फूलचंद काका नीचे से आवाज लगाए, अरे ऊपर वालों, अगर तारे टूटे तो हमें भी बताना। लाली हंस पड़ी, ठीक है काका। तभी दूर आसमान में एक पतली चमक लहराई और पल भर में गायब हो गई। टूटता तारा, चिरई जोर से चिल्लाई। पूरी छत पर हलचल मच गई। चिरई ने तुरंत आंखें बंद कर ली। क्या मांगा? लाली ने पूछा। चिरई ने आंखें खोलकर धीरे से कहा, बारिश। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। दूर खेत अंधेरे में फैले थे। सूखी मिट्टी, प्यासी पेड़ और गर्म हवा, सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। हरिनारायण भी अब छत पर आ गया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा
और बोले, जब मई इतनी जलती है ना, तब सावन कहीं ज्यादा प्यारा लगता है। माधव ने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर पसीना था, थकान थी, मगर आंखों में एक सुकून भी था। शायद ये वही सुकून था जो लोगों के साथ बैठने से मिलता है। नीचे गली में लालटेनों की रोशनी अब धीमी पड़ने लगी थी। कुछ बच्चे तो सो चुके थे, कुछ औरतें अभी भी हाथ वाले पंखे झाल रही थी। कहीं धीमी हंसी सुनाई देती, कहीं कोई पुरानी बात छेड़ जाती। रात अभी बाकी थी, मगर धनपुरा अब गर्मी से लड़ नहीं रहा था, उसके साथ जी रहा था। चारपाइयों पर, खुली छतों के नीचे, तारों से भरे आसमान के साथ। आधी रात बीत चुकी थी। धनपुरा की गलियों में अब दिन जैसी हलचल नहीं थी, लेकिन पूरी नींद भी किसी की आंखों में नहीं उतरी थी। गर्म हवा अब भी चल रही थी, मगर उसमें रात की थकान घुल गई थी। छतों और आंगनों में बिछी चारपाई पर लोग करबटे बदलते हुए आसमान देख रहे थे। कहीं कोई बच्चा नींद में कुछ बड़बड़ा देता, कहीं कोई बूढ़ा खांसता, कहीं हाथ वाले पंखे की आवाज सुनाई देती। दूर मंदिर के पास बैठे कुत्ते कभी कभी भौंक उठते और फिर सब शांत हो जाता। लाली छत पर लेटी तारों को देख रही थी। उसके पास ही चिरई आधी नींद में भी आसमान ताक रही थी। दीदी, उसने धीरे से पूछा, इतने सारे तारे रोज निकलते हैं क्या? हाँ, लाली बोली, बस हम रोज इतने देर तक जागते नहीं। चिरई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या बाबा लोग भी बचपन में ऐसे ही बाहर सोते थे? यह सुनकर पास वाले चारपाई पर लेटे हरि नारायण हल्के से मुस्कुराए। हमारे समय में तो पूरा गांव ही बाहर सोता था, तब इतने पक्के घर भी कहाँ थे। चिरई तुरंत उठकर बैठ गई। सच? फूलचंद काका भी नीचे गली से आवाज सुनकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गए। हाथ में वही पुराना गमछा था। अरे, अब बच्चों को पुरानी बातें सुनाओ हरि नारायण, उन्होंने हंसते हुए कहा। वैसे भी नींद तो किसी को नहीं आ रही। छत पर सब थोड़ा करीब बैठ गए। हरि नारायण ने आसमान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जब मैं छोटा था ना, तब मई की रातों में लोग घरों के बाहर नहीं, खेतों के किनारे सोते थे। बैलगाड़ी खड़ी रहती थी पास में, बैल भी वहीं बैठे जुगाली करते रहते। और बिजली? चिरई ने पूछा। फूलचंद काका हंस पड़े। अरे, तब तो पूरे गांव में 2 ही बल्ब थे, एक पंचायत के पास, दूसरा मंदिर में। सब हल्का हंस दिए। हरि नारायण बोले, रात में तुम्हारी दादी मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखती थी, ऊपर गीला कपड़ा डाल देती थी, और वही पानी सुबह तक इतना ठंडा हो जाता था कि लगता था कुएं से अभी निकाला है। सावित्री भी अब छत पर आ गई थी, हाथ में पंखा था। और तुम्हारे बाबा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आधी रात को चुपके से उठकर आम के बाग में चले जाते थे। माधव हंस पड़ा। चोरी करते थे क्या? अरे नहीं, हरि नारायण बोले, गिरे हुए आम उठाकर लाते थे, वही चोरी हुई। सावित्री बोली। छत पर धीमी हंसी फैल गई। दूर कहीं से बैलों की घंटियों की आवाज फिर सुनाई दी। शायद कोई किसान सुबह मंडी जाने के लिए अभी से निकल पड़ा था। रात और सुबह के बीच का वह समय था जब गांव पूरी तरह सोता भी नहीं और जागता भी नहीं। फूलचंद काका चारपाई पर बैठते हुए बोले, तुम लोगों ने पुराने मेले नहीं देखे? सावन आने से पहले जो नदी किनारे मेला लगता था, उसमें पूरी रात लोग जागते रहते थे। लाली उत्सुक होकर बोली, क्या होता था वहां? काका की आंखें चमक उठी। मिट्टी के खिलौने, गुड़ की जलेबी, बांसुरी वाले मदारी, और रातों को दूर दूर तक
जलती लालटेनों की कतार। कुछ पल के लिए जैसे सबके सामने वह पुराना दृश्य सचमुच जीवित हो उठा। माधव चुपचाप सुन रहा था। शहर में रहते हुए उसने कभी इतने देर बैठकर किसी की बातें नहीं सुनी थी। वहां रात का मतलब बंद दरवाजे और मोबाइल की रोशनी थी। यहाँ रात खुली थी, आसमान जितनी खुली। तभी चिरई ने ऊपर उंगली दिखाते हुए कहा, देखो एक और टूटता तारा आसमान में चमका और अंधेरे में खो गया। इस बार लाली ने आंखें बंद कर ली। तुमने क्या मांगा? चिरई ने पूछा। लाली ने धीरे से कहा कि अगली गर्मियों में भी हम ऐसे ही साथ बैठे। हरिनारायण ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। नीचे गली से अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। उसकी माँ उसे थपकी देते हुए लोरी गा रही थी। धीमी थकी हुई आवाज गर्म हवा में तैर रही थी। सावित्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, गर्मी चाहे जितनी हो, गांव की रातें खाली नहीं होती। फूलचंद काका ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरों के पास बैठते हैं। दूर खेतों से अचानक मिट्टी की हल्की खुशबू आई। शायद किसी ने खेत में पानी छोड़ा था। सूखी हवा में वह गंध बहुत अलग महसूस हो रही थी। माधव ने गहरी सांस ली। शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन ऐसी खुशबू कहीं नहीं मिलती। हरिनारायण मुस्कुराए, क्योंकि मिट्टी की खुशबू सिर्फ मिट्टी वाले लोगों को पहचानती है। रात अब थोड़ी ठंडी लगने लगी थी। हवा में अब पहले जैसा चुभन नहीं थी। कुछ बच्चे सो चुके थे, कुछ लोग धीरे धीरे बात करते करते शांत हो गए थे। छतों पर बिछी चारपाई अब किसी परिवार जैसी लग रही थी, अलग अलग घरों की, मगर एक ही आसमान के नीचे जुड़ी हुई। लाली की आंखें भारी होने लगी। चिरई पहले ही सो चुकी थी। उसके हाथ में अब भी टूटा हुआ छोटा पंखा था। फूलचंद काका आसमान में देखते हुए धीमे से बोले, देखना, पहली बारिश वाली रात में यही छत सबसे प्यारी लगेगी। हरिनारायण ने आंखें बंद करते हुए कहा, और तब यही गर्मी याद आएगी। दूर मंदिर से बहुत हल्की घंटी की आवाज आई। रात धीरे धीरे गांव के ऊपर फैलती जा रही थी और धनपुरा उन पुरानी बातों के बीच थोड़ा और करीब आता जा रहा था। रात अब ढलान पर थी। आसमान का रंग पूरी तरह काला नहीं रहा था। दूर पूरब की तरफ हल्की सफेदी की एक पतली रेखा उभरने लगी थी, लेकिन सूरज निकलने में अभी समय था। हवा पहले से थोड़ी नरम हो चुकी थी। मई की तपिश अब भी थी, मगर उसमें रात भर की थकान घुल गई थी। धनपुरा की गलियों में फैली चारपाइयों पर कई लोग सो चुके थे, कई अब भी जाग रहे थे। कहीं बूढ़े धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कहीं औरतें बच्चों को थपकी दे रही थी। हाथ वाले पंखे की आवाज अब भी लगातार चल रही थी। सावित्री की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर बैठी धीरे धीरे पंखा झाल रही थी। सामने हरिनारायण लेटे थे, मगर उनकी आंखें भी खाली थी। सो जाओ अब, सावित्री ने कहा। हरिनारायण हल्के से हंसे। इतनी गर्मी में नींद भी पसीना बहते हुए आती है। पास वाली चारपाई पर माधव बैठा था। उसने गांव की गली की तरफ देखा। लालटेनों की लौ अब छोटी हो चुकी थी। कहीं कहीं तेल खत्म होने पर रोशनी बुझ भी गई थी, लेकिन आसमान में तारे अब भी चमक रहे थे। चिरई अचानक नींद से उठ बैठी। पानी। लाली तुरंत घड़े से लोटा भर लाई। चिरई ने आधी बंद आंखों से पानी पिया और फिर आसमान देखने लगी। दीदी, उसने उन्नीदी आवाज में कहा, क्या सुबह होने वाली है? थोड़ी देर में लाली बोली। नीचे गली से फूलचंद काका की आवाज आई,
अरे ऊपर वालों, कोई जाग रहा है क्या? माधव मुस्कुराया। हाँ काका, आप भी नहीं सोए? इतनी प्यारी रात में कौन सोता है रे? काका बोले। कुछ देर बाद वह भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गए। आते ही उन्होंने लंबी सांस ली। अब जाकर थोड़ी हवा लग रही है, उन्होंने कहा। सच में हवा बदलने लगी थी। उसमें अब पहले जैसी जलन नहीं थी। खेतों की दिशा से मिट्टी और सूखे घास की मिली जुली गंध आ रही थी। फूलचंद काका छत के किनारे बैठ गए। जानते हो, उन्होंने कहा, ऐसी रातें आदमी को करीब लाती है। माधव उनकी तरफ देखने लगा। काका बोले, दिन भर सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई खेत में, कोई बाजार में, कोई घर में। लेकिन जब बिजली चली जाती है और सब बाहर आते हैं तो याद आता है कि गांव सिर्फ घरों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। दूर किसी घर से बच्चे की हंसने की आवाज आई। शायद कोई सपना देख रहा था। सावित्री ने धीरे से कहा, आज पूरे गांव ने एक साथ रात काटी है और बिना शिकायत के। हरिनारायण बोले। माधव ने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर पसीना सूख चुका था। थकान अब भी थी, मगर मन हल्का लग रहा था। शहर की रातें उसे याद आई। बंद कमरे, एसी की आवाज, मोबाइल की चमक और दरवाजों के पीछे अकेले लोग। वहां गर्मी कम होती थी, लेकिन लोग दूर रहते थे। यहाँ गर्मी ज्यादा थी, मगर लोग पास थे। तभी नीचे से किसी ने आवाज लगाई, अरे हवा तेज हो गई। सच में अब हल्की ठंडी लहर गली से गुजर रही थी। चारपाइयों पर सोए लोग करवटें बदलते हुए मुस्कुराने लगे। कुछ औरतों ने पंखा झलना बंद कर दिया। चिरई ने खुशी से कहा, दीदी अब तो अच्छा लग रहा है। लाली ने आसमान की तरफ देखा। लगता है रात हमें आखिर में इनाम दे रही है। दूर खेतों में कहीं सूखे फसलें हवा में झूमी। उनकी सरसराहट बहुत साफ सुनाई दी। उसी समय मंदिर से बहुत हल्की घंटी बजी। सुबह की पहली पूजा की तैयारी शुरू हो रही थी। फूलचंद काका धीरे से बोले, सुनो, ये गांव की असली आवाज है। माधव ने आंखें बंद कर ली। हवा, घंटी, मिट्टी की खुशबू, बैलों की दूर से आती धीमी आवाज, सब मिलकर जैसे कोई पुराना गीत बना रहे थे। सावित्री ने अचानक पूछा, माधव शहर वापस जाओगे तो ये सब याद आएगा। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत। सबसे ज्यादा क्या? उसने छत के चारों तरफ देखा। चारपाई, लोग, खुला आसमान। उसने धीरे से कहा कि यही कोई अकेला नहीं सोता। हरिनारायण की आंखों में चमक उतर आई। नीचे गली में कुछ लोग उठने लगे थे। कोई घरे भर रहा था, कोई चूल्हे की तैयारी कर रहा था। लेकिन कई लोग अब भी चारपाई पर लेटे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। चिरई फिर आसमान देखने लगी। तारे कम हो गए। लाली मुस्कुराई, क्योंकि सुबह आ रही है। रात सचमुच ढल रही थी। मई की वही तपती रात जिसने सबको घरों से बाहर निकाल दिया था, अब धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उसी रात ने लोगों के बीच कुछ ऐसा छोड़ दिया था जो ठंडी हवा से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। साथ होने का एहसास। धनपुरा की छतों पर, गलियों में बिछी चारपाई अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रही थी। वे उस रात की गवाह बन चुकी थी जब गर्मी ने पूरे गांव को एक आसमान के नीचे ला खड़ा किया था। पूरब का आसमान अब हल्का नीला होने लगा था। रात की काली चादर धीरे धीरे पीछे हट रही थी। धनपुरा की गलियों में फैली गर्मी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन सुबह की हवा ने उसकी तीखी जलन को थोड़ा शांत कर दिया था। पूरी रात बाहर बिछी चारपाइयों पर गुजारने के बाद लोगों के चेहरे पर थकान भी थी
और एक अजीब सी शांति भी। दूर मंदिर से सुबह की घंटी बजने लगी। उनकी आवाज खेतों, गलियों और मिट्टी के घरों के ऊपर से गुजरती हुई पूरे गांव में फैल गई। उसी समय कहीं मुर्गा बोला। कुछ औरतें उठकर चूल्हे की तैयारी में लग गई। सूखी लकड़ियों को जलाने की खुशबू हवा में घुलने लगी। लाली अब भी चारपाई पर लेटी आसमान देख रही थी। रात के ज्यादातर तारे जा चुके थे। सिर्फ 2-3 चमकते बिंदु अब भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ै उसके बगल में सोई हुई थी। उसके चेहरे पर रात भर की गर्मी के बावजूद एक सुकून था। माधव छत के किनारे खड़ा खेतों की तरफ देख रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में भी दूर तक फैले जमीन दिखाई देने लगी थी। सूखे खेत, पगडंडियां, पेड़ों की परछाइयां और कहीं कहीं खड़ी बैलगाड़ियां सब धीरे धीरे जाग रहे थे। पीछे से हरि नारायण की आवाज आई, क्या देख रहे हो बेटा? माधव मुस्कुराया, गाओ। हरि नारायण उसके पास आकर खड़े हो गए। इतने ध्यान से? शायद पहली बार माधव बोला। कुछ पल दोनों चुप रहे। नीचे गली में लोग अपनी चारपाई समेटने लगे थे। रस्सियों की चरमराहट और लोगों की धीमी बातें सुबह की हवा में घुल रही थी। कोई हंसते हुए रात की बातें दोहरा रहा था, कोई बच्चों को उठा रहा था। सावित्री छत पर चाय के कुल्हड़ लेके आई। गरम चाय की भाप सुबह की हवा में उठने लगी। उन्होंने एक कुल्हड़ माधव को दिया। लो, पूरी रात जागने की दवा। माधव ने कुल्हड़ हाथ में लिया। मिट्टी की हल्की खुशबू और चाय की गर्म भाप सब मिलकर मन को अजीब सी सुकून दे रही थी। अम्मा, उसने धीरे से कहा, कल रात अगर बिजली होती तो शायद हम सब अलग अलग कमरों में पड़े रहते। सावित्री मुस्कुराई। कभी कभी तकलीफ भी अच्छा काम कर जाती है। हरि नारायण ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गर्मी ने सबको बाहर निकाला और बाहर आकर सब एक दूसरे के पास बैठ गए। नीचे गली में चिड़ै की माँ उसे उठा रही थी, लेकिन वह नींद में भी चारपाई पकड़ के बैठी थी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वह बोली, यहीं सोऊंगी। सब हंस पड़े। लाली ने धीरे से कहा, सच कहूं बाबा, मुझे यह रात खत्म नहीं करनी। हरि नारायण ने उसकी तरफ देखा। रात खत्म नहीं होती बेटी, बस याद बन जाती है। सुबह की हवा अब थोड़ी और ठंडी हो चुकी थी। दूर खेतों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। शायद किसी किसान ने सुबह सुबह पानी छोड़ा था। बैलों की घंटियां फिर सुनाई दी। गांव पूरी तरह जागने लगा था। माधव ने नीचे देखा। पूरे गली में रात के निशान बचे हुए थे। यहाँ मुड़ा हुआ बिस्तर, वहाँ बुझी लालटेन, कहीं आधा भरा घड़ा, कहीं हाथ वाला पंखा। लेकिन उस सब के बीच कुछ और भी था, अपनापन। पूरी रात किसी ने अकेले नहीं काटी थी। गर्मी सबको परेशान कर रही थी, मगर उस गर्मी ने सबको एक दूसरे के करीब भी ला दिया था। फूलचंद काका अपनी चारपाई समेटते हुए बोले, आजकल के लोग कहते हैं गांव बदल गया, पर जब बिजली जाती है ना, तब असली गांव बाहर निकल आता है। हरि नारायण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सूरज अब धीरे धीरे ऊपर आने लगा था। उसकी हल्की रोशनी छतों पर पड़ रही थी। रात की थोड़ी बची ठंडक पीछे हटने लगी थी। माधव ने आसमान की तरफ आखिरी बार देखा। रात वाले तारे अब गायब हो चुके थे, लेकिन उसके नीचे बिताई गई बातें, हंसी, कहानियां और वह साथ, सब उसके भीतर रह गया था। सावित्री ने चारपाई उठाते हुए कहा, चलो अब दिन शुरू हो गया। हरि नारायण ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह रात याद रहेगी। धनपुरा की गली फिर अपने रोज के कामों में लगने लगी। कोई कुएं की तरफ जा रहा था, कोई खेतों की तरफ। बच्चे नींद भरी आंखों से इधर उधर झूम रहे थे। मगर उस मई की तपती रात ने पूरे गांव को एक ऐसी याद दे दी थी जिसे शायद
आने वाले कई सालों तक लोग गर्मियों की हर रात में याद करते रहेंगे। चारपाइयों पर बिताई गई वह रात सिर्फ गर्मी से बचने की रात नहीं थी। वह एक ऐसी रात थी जहां खुले आसमान के नीचे लोगों ने फिर से महसूस किया था कि साथ होना भी किसी ठंडी हवा से कम नहीं होता।